तो चलिए पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या दिया गया है कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाया गया है आप लोगों को। बेसिकली क्या किया है कि एक जो ओरिजिन है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस ओरिजिन से मैंने क्या किया ना, एक एम मास के कोई एक पार्टिकल है। ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा गोल करके मैंने बनाया है यहाँ पे। तो उसको हमने क्या किया ना कि थीटा एंगल से फेंक दिया। थीटा एंगल से फेंक दिया और जो वेलोसिटी दिया उसको उस समय वो कितना है, वो है यू। सो बेसिकली एक पार्टिकल को मैंने यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया है। जब प्रोजेक्ट कर दिया तो हम लोगों को पता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट करेगा तो ऐसा वाला कुछ चीज़ हम लोगों के पास आएगा। ये मैंने इसको अगर फेंक दिया ऊपर की तरफ तो फिर ये तो कुछ ऐसा वाला पाथ अपना बनाएगा ही बनाएगा, तो बना देगा ऐसा वाला पाथ, क्योंकि हमने इसको ऐसे इस तरफ यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल से। तो हम लोगों को पता है कि अगर ऐसा कुछ चीज़ें होती है तो फिर ये होगा कि एक सर्टेन रेंज कवर कर लेगा। जो ये है ये इसका रेंज है, ये है इसका रेंज, और ये एक मैक्सिमम हाइट तक आएगा। और इस मैक्सिमम हाइट पे जब ये आएगा तो फिर इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो ही सिर्फ रहेगा, मतलब यू कॉस थीटा यही प्रेजेंट होगा। इसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है कि इसमें जो वी वाई आएगा वो जीरो हो जाएगा, ये हम लोगों को पता है। और जब इस पॉइंट पे ये आएगा तो नीचे की तरफ इसका सिर्फ एक्सेलरेशन रहेगा। एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ। कौन सा वाला, जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी एक्सेलरेशन होती नहीं है ना, ए एक्स तो ज़ीरो होती है ना। तो ये वाला सिचुएशन हम लोगों को सब कुछ पता है डिटेल। तो अगर ये वाला पार्टिकल जो है जिसको हमने ओरिजिन से थ्रो किया था, ये ओरिजिन से ये अभी इस पॉइंट पे आ गया है, जो इसका मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट हमको कैसे पता चलता है कि जहाँ पे जाके इसका y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बता दो, या फिर इसको आप ये भी बता दो कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो हो जाएगा जिस पॉइंट पे जाके, वही उसका मैक्सिमम हाइट होती है। कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो यही वाला सिचुएशन होता है कि क्योंकि उसको क्या होता है ना कि पार्टिकल को एक टर्न लेना पड़ता है उसमें, ठीक है। जहाँ पे भी पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, जैसे यहाँ पे आने के बाद ये डायरेक्शन चेंज करके इधर आ जाएगा, पहले तो इधर था अभी क्या है इधर आ जाएगा। तो जहाँ पे भी पार्टिकल को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है तो उस पॉइंट पे जहाँ पे वो चेंजिंग हो रही है वहाँ पे जाके उसका जो वेलोसिटी है वो मोमेंटरीली जीरो हो जाती है। ये हमेशा याद रखिए, हर एक जगह पे वैलिड है। और यही चीज़ हम लोग को इधर भी दिखाई देती है। तो क्योंकि इसको यहाँ पे आके डायरेक्शन अपना चेंज करना है, इधर से जा रहा था अभी इधर आना है राइट की तरफ, तो फिर इसलिए क्या है ना कि यहाँ पे इसका वाई वाला कंपोनेंट जीरो हो जाती है। और वाई वाला कंपोनेंट क्यों जीरो हो जाती है, क्योंकि वाई में क्या होता है ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करती है। लेकिन एक्स में तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर आप इसको, हाँ, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन आप दे देते सर, आप सोचिएगा कि कोई भी तरह के आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड दे दिए जिसकी वजह से उसको एक एक्सेलरेशन महसूस हो गया, तो वो एक अलग कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो एक अलग कंडीशन है। यहाँ पे जो हम लोगों को बोला गया है कि पर्टिकुलरली ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है जिसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन होती नहीं है, जो भी है वो नेगेटिव वाई के बराबर होता है ना। तो इसीलिए क्या है, इसका वाई वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, कहाँ पे आके, क्या कि मैक्सिमम हाइट पे आके, है ना। और जो उस मैक्सिमम हाइट पे जो उसका वेलोसिटी है वो होगा कौन सी डायरेक्शन में, कि एक्स डायरेक्शन में। तो हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा ये गया है कि find out the torque, find out the torque about the origin when the object is at its highest point of trajectory। तो कौन सी पॉइंट पे पूछा गया है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी में होगी। और कौन सी पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, ओरिजिन के अबाउट। जब भी आपको टॉर्क निकालने के क्वेश्चन आए आपके सामने तो दो चीज़ हमेशा अपने दिमाग पे आप लोग फिक्स कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते समय उन दोनों पॉइंट को आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। पहला पॉइंट, कौन सी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट अभी है, कौन सी पॉइंट पे है जब आपको पूछा गया है कि टॉर्क निकालो, जैसे यहाँ पे कौन सी पॉइंट पे है, मैक्सिमम हाइट पे। और सेकंड पॉइंट वो है कौन सी पॉइंट के अबाउट आपको पूछा जा रहा है। कौन सी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे पूछा गया है, ओरिजिन के अबाउट। अगर ये सवाल आपको किसी और पॉइंट से पूछा जाता है कि अबाउट सम एनीथिंग एनी अदर पॉइंट विच इज़ नॉट द ओरिजिन, तो फिर आंसर कुछ और आता। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या आंसर आएंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो टॉर्क हम लोगों को पूछा गया है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, देखिए टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है। टॉर्क जिसको हम बोलते हैं टाउ, टाउ इक्वल्स टू होती है एफ इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट अबाउट द पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव आस्क्ड यू टू डिराइव द आंसर, है ना। तो फिर क्या है कि आर क्या है, तो आर क्या है, आर ये है कि जिस पॉइंट से हम लोगों को पूछा गया है, कौन सी पॉइंट से, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा यहाँ पे, कौन सी पॉइंट का, हाईएस्ट पॉइंट का। तो देखिए मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये था हम लोगों का एक डायग्राम, है ना, प्रोजेक्टाइल का, जिसमें से ये था मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, ये था, है ना, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, जिसमें इसको इस पॉइंट, इस जो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स थी नीचे की तरफ mg। ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा r/2, क्योंकि टोटल तो r होती है ना। तो फिर इसमें फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, mg, है ना, क्योंकि इस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, mg है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, कौन सी पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, कहाँ से, ऑरिजिन से, कौन सा है, r/2, है ना। तो फिर r परपेंडिकुलर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, r/2, है ना। तो चलिए इसको पुट कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा अपने आप ही। तो मतलब टॉट की वैल्यू कितना आएगी, mg, f मतलब हो गया, इंटू r परपेंडिकुलर की जगह क्या होगा, r/2, है ना। तो r मतलब क्या है, रेंज। तो ये बहुत जाहिर सी बात है, अब तो आसान सी हो गया ये चीज़ें, और तो कुछ है नहीं इसमें। ये mg इंटू रेंज का वैल्यू क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला होती है 2u² साइन 2θ बाई जी, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, u² साइन 2θ बाई जी होती है, सामने 2 नहीं रहेगा। तो फिर रेंज का वैल्यू क्या होती है कि u² साइन 2θ बाई जी, है ना। ये चीज़ हो गया हम लोगों के सामने। अभी क्या करते हैं ना, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेंज के वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए बहुत ही अच्छा एक आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास कि क्या आएगा, ये u² साइन 2θ डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ पे तो पहले से एक 2 था, आ गया ये चीज़। अब क्या होगा कि इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं हम लोग, हम अगर इसको तोड़ लेंगे तो हम लोगों के पास ऐसा आएगा कि mg इंटू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 2θ मतलब क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि u² इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। बहुत बढ़िया है। अब देखिए जी 2 आउट हो गया यहाँ से, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के पास फाइनल आंसर जो आती है वो क्या है, m इंटू u² इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, बस हो गया, m इंटू u² इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस ये आ गया आपके पास आंसर, है ना। कि ये टॉर्क कौन सी जगह से है ना, हम लोगों ने ओरिजिन के रेस्पेक्ट से ये डिराइव किया है, ये आ गया आपके पास आंसर, है ना। तो बहुत इजी चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, मैंने बस ये किया कि जो टॉर्क का वैल्यू है उसी को लगा गया है यहाँ पे, बस आप लोगों के पास आंसर आ गया। जब भी आपके पास ऐसा टॉर्क का कोई भी सवाल आ जाए तो उसको आंख बंद करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस ये कंसेप्ट आप याद कर लीजिए कि टॉर्क का मतलब होती है कि जो फोर्स होगा कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि वो ऑब्जेक्ट अभी है। आप लोगों को बार बार यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों को कौन सी पॉइंट पे दिया गया है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे लगने वाली फोर्स कौन सी है, mg है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस है, हॉराइजॉन्टल पॉइंट डायरेक्शन है, उसमें तो कोई भी एक्सेलरेशन होती नहीं है, तो उसमें तो कोई फोर्स रहेगी नहीं। जो भी एक्सेलरेशन होती है वो तो वाई एक्सिस के बराबर होती है, तो फिर फोर्स तो आना भी वाई एक्सिस के बराबर चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ पे है, mg हो गया इसका फोर्स। बस एक तो फोर्स हमने निकाल लिया उस पॉइंट पे। सेकंड है कि कौन सी पॉइंट के अबाउट हम लोगों को पूछा गया है, उस पॉइंट से जहाँ पे अभी वो ऑब्जेक्ट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट अभी है कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला आ जाएगा ना, आर परपेंडिकुलर ये वाला आ जाएगा, तो इसको हम r/2 बोल देते हैं, आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये जो आर परपेंडिकुलर है ना, यही बेसिकली आर साइन थीटा है। अगर आप लोग थोड़ा थ्योरी स्टडी
स्टडी कर लेंगे ना, तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो टॉर्क का डेरिवेशन होती है ना, उसमें आर साइन थीटा ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन आती है उसमें भी, तो उसी को हम लोग बस पकड़ लिए है ना। तो अगर कहीं पे हम लोग को थीटा से आंसर निकालना है, वो भी हम लोग किसी और प्रॉब्लम में देखेंगे, तो उसमें हम लोग को आर परपेंडिकुलर की जगह पे आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेके काम करना पड़ेगा, बस आंसर हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये रहा आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन हम फिर देख रहे हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो हम अब लोगों को करवाएंगे वो भी इसी चीज़ के ऊपर है, टॉर्क के ऊपर है। तो आइए देखते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग जरा अगर इस कंसेप्ट को समझ लिए हैं टॉर्क का, तो फिर आपको वो वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान लगेगा करने में, ठीक है, क्योंकि वही वाला सेम अप्रोच हम लोग उसमें भी लगाएंगे। बस ये है कि आपको टॉर्क का जो कंसेप्ट है वो एक बार दिमाग पे क्लियर हो जानी चाहिए इसमें, है ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने है अभी। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है समझिए। ये क्वेश्चन जो है इसका कंसेप्ट हम लोग पहले वाले में ऑलरेडी समझ गए है ना, तो उसी का एक एप्लीकेशन यहाँ पे है। और ये 2 लाइन की क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन में आते हैं ना एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आती है, तो फिर इसके लिए कैलकुलेशन करने की या फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अगर वो वाला थ्योरी जो अभी आपको समझा है पहली वाली सवाल में, वो अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो फिर ये भी आसान है। देखिए क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि ये बस एक एक्स कोऑर्डिनेट दिखाया गया है आपको, है ना। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो एक्सिस आपको दिखाया गया है, इसमें क्या किया है ना कि एक मास है, आपको एक एम मास है, इसको क्या किया ना यहाँ से ऐसे छोड़ दिया। तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर ये ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे की तरफ आएगा, है ना। अगर ये नीचे की तरफ आती है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है m/g, ठीक है। ओके, अब हमको पूछा गया है कि ये जो ऑरिजिन है, ये जो ऑरिजिन है ओ, इस ऑरिजिन से हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इस मास के ऊपर लगने वाली टॉर्क की वैल्यू। बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोगों ने जान लिया है कि टॉर्क का मतलब होती क्या है। टॉर्क मतलब होती है कि जो फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कहाँ से, जिस पॉइंट से हमको बोला गया। चलिए अब आप लोग ना खुद ही इसको बोल सकते हैं क्या है, बहुत आसान सी आंसर है। बस आपको यहाँ पे क्या है ना कि वेक्टर से निकालना है, कि यूनिट वेक्टर दिखाना है ताकि टॉर्क का डायरेक्शन हमको पता चले। तो देखिए फोर्स कितना है इसमें, फोर्स तो नीचे की तरफ है भैया, कितना है कि mg, तो लिख दीजिए mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, कितना है यहाँ पे x0, कितना है x0। अच्छा यहाँ पे एक बात देखिए, ये जो mg है फोर्स है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे की तरफ। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस डायग्राम को इस 3 डायमेंशनल फिगर में पुट कर देंगे तो फिर कैसा आएगा कि प्लस एक्स एक्सिस के बराबर हमको क्या है x0, तो प्लस एक्स एक्सिस ये है, इसमें है हम लोगों का x0, है ना। और फिर माइनस वाई के अकॉर्डिंग क्या है हम लोग का, माइनस वाई के अकॉर्डिंग क्या है, जो mg है फोर्स है, मतलब mg कहाँ पे आएगा, माइनस वाई इधर, है ना। तो फिर अगर हम लोग अभी r क्रॉस f करते हैं, मतलब r की तरफ पहला फिंगर्स को ले जाइए और f की तरफ कर्ल कीजिए, तो r क्रॉस f, तो फिर ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब कौन सी तरफ आ रहा है, इधर माइनस जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना। ये वाला आ रहा है हम लोग का टाउ का डायरेक्शन। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे ना, जब अगर इसको टाउ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि mg(x0), ये तो आ गया, इसके साइड में हम लोग को लिखना पड़ेगा माइनस k कैप, है ना। तो बस ये आ गया हम लोगों के पास आंसर। तो फिर आंसर में अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो तो है कि mg(x0), अगर आपको बोला जाए कि इसका टाउ का जो मतलब टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत आसान है, ये तो माइनस जेड एक्सिस पे है, कैसे निकल गया। या फिर आपने कैसे किया इसको कि r क्रॉस f करके बस r और f का क्रॉस प्रोडक्ट बना दीजिए, हो जाएगा। मैंने तो इसको फिंगर कॉल करके बताया आपको, जो एक कन्वेंशनल वे है। आप चाहे तो फिर ऐसे भी बता सकते हैं कि f कहाँ पे है, f का वैल्यू है कि आई कैप, यूनिट वेक्टर उसका आई कैप आएगा। आर और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने आपको कि एफ का जो यूनिट वेक्टर है वो कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ, मतलब कितना आ रहा है कि माइनस वाई कैप। और एफ x0 का कितना आ रहा है, मतलब ये जो आर कैप है इसका कहाँ पे आएगा, आई कैप पे। तो फिर माइनस जे कैप और ये आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए ना, माइनस के कैप ही तो आने वाला है उसका आंसर भी, है ना। बस आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना। तो अभी आप लोग देखेंगे कि तीसरा प्रॉब्लम की तरफ हम लोग जाएंगे। तो तीसरा वाला प्रॉब्लम जब जाएंगे वो भी इसी चीज़ के, इसी टॉपिक के ऊपर होगा, ठीक है। वो भी टॉर्क का ही आएगा, बहुत आसान सी सवाल होगा, वो भी कंसेप्ट यही रहने वाला है ना। तो आप लोग अगर ये दोनों प्रॉब्लम समझ गए तो फिर तीसरा वाला और भी आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि तीसरा वाला प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए अभी हम लोग आ जाते हैं तीसरे के सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है, देखिए बहुत अच्छे से देखिए, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एक। तो आप लोग थोड़ा अगर वो
टॉर्क वाला चीज़ समझ चुके हैं तो फिर आपको ये भी चीज़ करने में आसानी लगेगी, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि सवाल हमको क्या दिया है। सवाल हमको ये दिया गया है कि देखिए यहाँ पे एक ए एंड पे पिवोट किया हुआ एक रॉड है ना। तो मतलब ये समझ लीजिए कि मेरा जो हाथ है ऐसे पेन को पकड़ा हुआ है ना, तो फिर ये वाला एंड मैंने बोल दिया कि ए, और ये वाला है उसका बी। तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? सेंटर ऑफ मास जरूर इसका बीच में आएगा कहीं पे, है ना, L/2 डिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, इसको अब ऐसा कर दिया कि इसको अब छोड़ दिया है इस एंड के अकॉर्डिंगली, है ना। इस एंड के अबाउट हमने इसको छोड़ दिया। तो अगर हम इस एंड के अबाउट इसको छोड़ दिए, मतलब ये वाला एंड पहले सपोर्ट में था, अब क्या किया, इसको छोड़ दिए। अगर छोड़ दिए तो फिर ये ऐसे घूमने लगेगा, है ना। ये ऐसे सीधा ना रह के अभी ऐसे घूम जाएगा। तो बस यही वाला चीज़ हमारा कंसेप्ट है। तो यही वाला थीम है क्वेश्चन का। तो इसमें जो पूछा गया है कि जब हमने इसको छोड़ दिया तो फिर ये होगा ना कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ले लेगा, सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लेके आएगा, और एक अल्फा मतलब जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, वो भी एक मिल जाएगी इसको, है ना। तो फिर हमको निकालना क्या है? हमको निकालना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट के अक्रॉस हम हमारा जो अल्फ़ा का वैल्यू आएगा, अल्फ़ा मतलब क्या है कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उसका हमको निकालना पड़ेगा। और सेकंड क्या है कि उस सेम इंस्टेंट पे जो सेंटर ऑफ मास है इस ये जो रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का जो है एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। कौन सा वाला एक्सीलरेशन है ना, कौन सा वाला एक्सीलरेशन कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो है, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो पहली बात तो यह है कि जब हम इस रॉड को छोड़ देंगे तो हम इसको पहले ना ऐसे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि अच्छा भैया कि पहले हमारा ये चीज़ था, यहाँ पे पिवोटेड था ये वाला रॉड, ये यहाँ पे ये इसका बी एंड है, ये ए एंड है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो हमने क्या किया ना, इसका सपोर्ट को अब छोड़ दिए। तो अगर हम इसको छोड़ दिए तो ऐसा होगा कि इसका तो ऐसे कोई एक एंगुलर एक्सीलरेशन लेके नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब इस इंस्टेंट पे इसका जो फोटो हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसा निकल के आएगा, है ना। ये वाला फोटो आएगा, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा वो नीचे की तरफ ऐसे रहेगा, और इधर भी ऐसे ही रहेगा वो, है ना। एक्सीलरेशन ए, इधर एक्सीलरेशन ए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम बोल रहे हैं ए सेंटर ऑफ मास, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए सेंटर ऑफ मास। पहली चीज़ जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ना तो हमारे दिमाग पे क्या आती है? देखिए हम जब इस चीज़ को देखेंगे तो हम लोग पहले देखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ ऐसे एक ही पॉइंट के अबाउट, कोई भी चीज़ अगर एक ही पॉइंट के अबाउट फिक्स होकर उसका दूसरा वाला एंड जो है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब कि उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। अगर टॉर्क नहीं लगता तो फिर वो क्या होता ना कि वो सीधा ऐसा चला जाता। अब सोचिए ना, ये जो पेन है इसको अगर हम ऐसे एक ही तरफ फिक्स कर दिया और इस तरफ पे हमने क्या किया ना, ऐसा फोर्स दे दिया, मतलब इसको क्या करो बेसिकली, इसको टॉर्क महसूस हो रहा है ना कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स महसूस हो रहा है। एक तो फोर्स इसकी इस तरफ है और ये वाला जो एंड है ये इसको अपोज करने के लिए इधर की तरफ फोर्स देगा, तो दोनों ऑपोजिट फोर्स की वजह से ये ऐसे मूव करने लगेगा, है ना। तो ऐसा रोटेशन दिखाने लगेगा ये। अगर हम इसको ऐसा करते कि टॉर्क नहीं देता, अगर इसका फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे होता, सोचिए कि हमने दोनों एंड पे सेम डायरेक्शन पे फोर्स दिया, तो सोचिए ना अगर दोनों डायरेक्शन पे सेम डायरेक्शन पे फोर्स है तो फिर ऐसा होता ना, लीनियर मोशन शो करने लगता है। तो यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है, लीनियर मोशन तो शो कर नहीं रहा है, इसका मतलब कि इस पर टॉर्क तो लग रहा है, तो बस हो गया। तो पहला जो कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ से निकल के आ गया कि हमारे यहाँ पे क्या है, पहले टॉर्क देखना पड़ेगा। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आता है? टॉर्क की कॉस्ट हमारे पास ये आता है कि आई इंटू एल्फा। बहुत ही अच्छी बात है। अब टॉर्क मतलब क्या होती है? वही बात कि टॉर्क मतलब क्या होती है कि जो लगने वाली फोर्स है, लगने वाली फोर्स कौन सी है? पहले तो नीचे की तरफ mg लग रहा है ना, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से? ऑरिजिन से, तो हम लोग ऑरिजिन से ही निकालेंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको बोला ना जाए क्वेश्चन में तो हमेशा ऑरिजिन से निकालिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे है ये वाला ऑरिजिन है, तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? L/2 होगा। तो फिर ये हम लिख देंगे यहाँ पे L/2। बहुत अच्छे। अब क्या है कि हमको आई निकालना पड़ेगा। आई क्या होता है? एक रॉड के लिए एक पर्टिकुलर एंड से अगर हम लोग निकाले तो फिर आई क्या होती है? उसका आई का वैल्यू होती है mL/3। बहुत अच्छी बात है। अब निकाल लीजिए कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होती है। अगर अल्फ़ा का हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो फिर देखिए m तो कट गया, l और l² का यहाँ पे एक l रह जाएगा। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगा ना, तो वो ये आएगा कि अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा 3g/2l। ये वाला आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू। तो अगर हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, कौन सा, कितना कि 3g/2l, अल्फ़ा का वैल्यू अगर आ गया 3g/2l, तो बस हम लोग तो बाकी सब कुछ निकाल ही सकते हैं। इसमें दिक्कत की क्या बात है भाई, है ना। अल्फ़ा का वैल्यू 3g/2l आ गया, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। तो ये जो 3g/2l अल्फ़ा का वैल्यू आया है ना, अब सोच के देखिए, यही तो बी पॉइंट का भी वैल्यू होगा, होगा कि नहीं। अल्फ़ा का वैल्यू थोड़ी ना कि एंगुलर एक्सीलरेशन, थोड़ी ना कि इस पॉइंट का जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो इस पॉइंट का नहीं होगा, और वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा, हर एक पॉइंट का सेम रहेगा। हाँ, जैसे अगर हम इसको आपको ये बोल देते ना कि यहाँ पे
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालिए तो फिर वो अलग आता है ना। जैसे देखिए ना, अगर हम इसको ये निकालेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर निकालेंगे तो हमको पता है कि हमको ये चीज़ पता है ना कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू द रेडियस, है ना। तो फिर अगर हम ये बोलेंगे कि ए ऑफ बी अगर हम निकालेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ बी पॉइंट अगर हम लोग निकालेंगे ना, कि देखिए हम निकाल रहे हैं इस पर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो क्या होगा अल्फा इंटू एल, अल्फा हमने कितना निकाल लिए 3g/2l इंटू डिस्टेंस कितना है बताइए, डिस्टेंस कितना है बताइए बताइए, एल ही तो है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है एल ही तो है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है एल ही तो है, तो पुट कर दीजिए, कट जाएगा तो फिर वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 3g/2। तो बस ये एक दूसरा आंसर आ गया, ये वाला आंसर हमने निकाल लिए, ये वाला आंसर हमने निकाल लिया, तो हमारे पास बस एक ही चीज़ बाकी है, वो है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना, है ना। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी तो हम निकाल सकते हैं यही वाला फॉर्मूला से। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा अल्फा इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कितना है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट L/2 है, पुट कर दीजिए L/2 अल्फा। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास मतलब उसका जिसका डिस्टेंस है इस पॉइंट से कितना कि L/2, तो अल्फा इंटू L/2 कर देंगे ना, तो फिर क्या आ जाएगा 3g/12 जो अल्फा हमने यहाँ से निकाला है इंटू L/2, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3g/4। तो यही होगा इसका आंसर। तो हमने देखिए कि तीनों जगह पॉइंट जो आपको निकालने के लिए बोले थे ना कि अल्फा सॉरी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अल्फा ऑफ द बी एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, तो तीनों ही हमने तो निकाल लिए। तो थीम क्या था बताइए, तो इस चीज़ का थीम तो बस यही था भैया कि अगर हम एक रॉड है उसका एक अगर आप एक ही पॉइंट में पिवोटेड करके रख दिया, दूसरे पॉइंट से उसको हम छोड़ दिए सपोर्ट, तो फिर ये होगा कि उसके ऊपर एक टॉर्क महसूस करेगा, वो करेगा ही जरूर करेगा, तो फिर एक सर्कुलर मोशन जैसा या रोटेशनल मोशन जैसा वो करेगा ही वो, ये चीज़ वो कर रहा है यहाँ पे। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर बस हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा उस पॉइंट के अबाउट, कौन सी पॉइंट के अबाउट कि ए पॉइंट के अबाउट, बस, और वही चीज़ हमने सब बाकी आगे का सब कर दिया। तो फिर हम लोगों के पास आ गया कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है। अगर हम हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू आ गया तो बस बाकी हम लोग अल्फ़ा के साथ जितना भी डिस्टेंस हमको चाहिए जहाँ पे हमको ट्रांसवर्स एक्सप्रेशन निकालना है उस डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस उस पॉइंट का ट्रांसवर्स एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास के लिए एल हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना होगा L/2। अगर हम पॉइंट बी के लिए करने जाए तो फिर एल कितना आएगा एल ही आएगा, क्योंकि वो तो टोटल लेंथ के बाद ही आता है ना, एक पूरा एंड पे आता है वो, तो फिर उसके लिए एल आएगा। बहुत आसान सी सवाल है ये। तो ये तीसरा सवाल हम लोगों के पास चला गया। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया ना कि टॉर्क के ऊपर तीनों के तीनों सवाल कर लिए है ना, और ये तीनों सवाल अगर आप लोगों ने समझ ही लिए हैं है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसी चीज़ का, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को अभी करवाया गया है ना, इसी चीज़ का एक दूसरा वाला इसका जो आता है, ये वाला क्वेश्चन का एक दूसरा वैरायटी भी आता है, तो उसको हम लोग एक बार फिर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब वो वाला क्वेश्चन देख लेंगे, तो फिर हमारा चौथा वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम इसका वो जो दूसरा वाला वैरायटी है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि इससे क्या दूसरा वाला वैरायटी पूछा जाता है हम लोगों के। तो देखिए ये वाला जो सवाल है इसमें आपको क्या पूछा गया है, ये जो पहला वाला सवाल है उसी का एक सेकेंड वेराइटी है। क्या किया गया है देखिए, उसमें जो डॉट था वो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा गया था, अभी इसको ऐसा ना रख के क्या किया ना कि थीटा एंगल ऊपर रखा गया, और फिर इसका जो वाइट वाला एंड आपको दिखाई दे रहा है उसका सॉरी उससे जो सपोर्ट है उसको हम छोड़ दिया है। तो फिर ये भी वही वाला सेम चीज़ रिपीट करेगा जो पहले किया हुआ था, है ना। बस इसमें एक चीज़ होगा कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा वो हम देख लेंगे कि देखिए क्या है निकालना हमको, क्या है कि हमको अल्फा निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन जब वो घूमने लगेगा, क्योंकि एक साइड में पिवोटेड है, दूसरे साइड का अगर हम सपोर्ट छोड़ देंगे जाहिर सी बात है कि वो तो एक साइड के अबाउट वो रोटेशन चालू कर देगा अपना। सेकेंड बात क्या है हमको निकालना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होगा इसमें। तो पहली बात तो हमको ऐसे इसको रखा गया है ना, ये देखिए ये ऐसे हम लोग इसको रख दिया है इस पी पॉइंट पे इसको पिवोट करके, है ना। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये है इधर की तरफ। तो फिर अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ऐसे तो ये नीचे अल्फा लेके घूमने लगेगा, है ना। और इसका जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ट्रांसवर्स, वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा। तो ये है हमारा पूरा के पूरा मैटर। तो हमको ये पूरा बोला गया है कि एल है, तो फिर यहाँ से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो L/2 होगा, है ना। तो वही है कि इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, टॉर्क अगर लग रहा है तो फिर हम ये बोल देंगे कि टाउ इक्वल्स टू कितना है कि I इंटू अल्फा। तो टाउ का मतलब क्या होता है बताइए, टाउ का मतलब क्या होता है, टाउ का मतलब होता है कि mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट होगा इसमें, है ना। तो पिवोटेड पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो फिर क्या आएगा देखिए, ये टोटल कितना है L, तो फिर
ये वाला जो है ये भी टोटल एल है, ये भी टोटल एल है, बहुत बढ़िया है ना। ये भी टोटल एल है, ये भी टोटल एल है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे। यही वाला सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलरली कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा हम लोग के पास, L/2। ये है थीटा, है ना, ये है L/2, ये है थीटा एंगल। तो फिर आप बताइए ना कि ये वाला कितना आएगा। जाहिर सी बात है कि ये वाला कितना आना चाहिए, L/2 cos थीटा आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं, ये आना चाहिए L/2 cos थीटा, बस। तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा इंटू आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, वही वाला चीज़ mL²/3 इंटू एल्फ़ा। तो एम तो कट जाएगा, एल और एल ये कट जाएगा। तो फिर जो हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू आएगा अभी, वो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा, देखिए जो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास आएगा ना, उसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो फिर ये आ जा रहा है आपका, कितना आ रहा है यहाँ पे, 3g/2l इंटू कॉस थीटा। ये आ गया हम लोग के पास, देखिए अल्फ़ा का वैल्यू। अगर ये अल्फ़ा का वैल्यू आ गया तो फिर मतलब ये वाला सब हम लोग निकाल लिया अभी। तो हमको सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो फिर वो तो बहुत अच्छी बात है ना। इसमें निकालने के लिए वैसा भी क्या गड़बड़ी है, कुछ नहीं है। हम अल्फ़ा इंटू लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना है, देखिए ना, ये वाला देखिए कितना है, L/2 है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, L/2 ही होगा। ये जो रॉड है इस एंड से L/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है। तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, L/2 लिख देंगे, बस। पुट कर दीजिए 3g/2l इंटू कॉस थीटा इंटू L/2। तो बस ये L कट गया। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो ये आएगा कि 3g cos θ/4, 3g cos थीटा डिवाइडेड बाय 4। और ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आई होप कि ये चारों के चारों प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये चारों के चारों प्रॉब्लम समझ में आ गया तो आप लोग क्या कीजिए ना, इसको और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इस चैप्टर की और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या क्या और भी अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो मैं ना क्या करूँगा कि मेरे इस चैनल पे यही चीज़ होगा कि हर एक चैप्टर के सवाल प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और ज़्यादा नहीं, आप लोग तो बस थोड़ा सा टाइम निकल के बैठ जाइए और 4-5 ऐसे सवाल करते रहिए। तो फिर जो अच्छे अच्छे सवाल है ना, आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। क्योंकि देखिए थ्योरी आप लोग तो सभी लोग पढ़ लेते हैं ना। थ्योरी के लिए आपको तो हज़ारों चैनल पे मिल भी जाएगा कि थ्योरी पढ़ा रहे हैं भाई साहब, वही कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट में तो ये है कि सीख तो सब लोग जाते हैं कि कंसेप्ट ये है, थ्योरी तो ये है वो है, कहाँ से क्या होता है। लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि जो एप्लीकेशन की जब समय आती है उस चीज़ का, जब आपके सामने सवाल आ जाते हैं तो अब लोगों का दिमाग ख़राब हो जाती है कि भाई साहब उस समय क्या होता है ना, आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो इसीलिए मैंने क्या किया ना कि देखा कि चलो आप लोगों को क्या किया ना, प्रॉब्लम करवाया जाए। तो फिर जितना भी आप प्रॉब्लम करवाएंगे और जैसा मैं बोलता हूँ तो ऐसे बोलते बोलते समझ के करेंगे ना, तो दिमाग आपका बहुत अच्छे से काम करने लगेगा और एक सिंक्रोनाइज मैनर से आप प्रॉब्लम को देख पाएंगे। तो पहला स्टेप हमेशा प्रॉब्लम करते समय ये नोटिस कीजिए, जो मैं यहाँ पे करता भी हूँ, आप अगर थोड़ा गौर किए होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पे मेरा, तो फिर देखिएगा कि जितने भी प्रॉब्लम यहाँ पे 4 प्रॉब्लम अभी मैंने सॉल्व किया, उन चारों प्रॉब्लम में मैंने एक ही चीज़ को फॉलो किया। पहली बात, जब सवाल दिया तो उस सवाल को मैंने अच्छे से पढ़ा और उस सवाल के ऊपर क्या क्या थीम बन सकते हैं उसको पहले सोचा कि अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो इसके ऊपर क्या क्या चीज़ अभी हो रहा है, इफेक्टिव क्या क्या चीज़ हमको दिख रहा है। और फिर मैंने देखा कि सवाल हमको क्या पूछा है और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया कि जो फार्मूला हमको लगाना है उस फार्मूला को लगाया, जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू को हमने देखा, तो बस और पुट कर दिया, आंसर हमारे पास निकल गया। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, ये सब कुछ आप लोग भी कर सकते हैं। बस ये है कि सिंक्रोनाइज मैनर में कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितना भी यहाँ पे आप लोगों को एनालिसिस करना है ना क्वेश्चन को लेकर, वो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय बहुत अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि जब आप लोग MCQ सवाल करने जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्वेश्चन का करते समय आपके पास समय बहुत ही कम रहता है, उसमें आप लोग इतना एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर ऐसा एनालिसिस करके आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आपका जो दिमाग का सोचने का क्षमता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और प्रॉब्लम आप तभी भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब आपका सोचने का जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और आपका एनालिटिकल पावर जो है वो 100% रीच हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, और भी कुछ सवाल करेंगे और भी इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे और भी मज़ा आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।